हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं सिलेक्शन एक्सप्रेस के एक बेहतरीन से लेक्चर में। सबसे पहले तो सॉरी, आप लोगों का एक क्लास डिले हो गया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मैं एक दिन एडमिट रहा हॉस्पिटल में। बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एनर्जी में हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया कि मैं एकदम फिर से नए जोश के साथ आपके सामने आ गया हूं। तो फिर से एक और बेहतरीन सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपके लिए, और बहुत बढ़िया और शानदार से कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे नए जोश एंड एनर्जी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज काइनेमेटिक्स को पूरे तरीके से। और हमेशा की तरह आपको मैंने फिर से बताया, इसे कर लिया तो समझो सिलेक्शन ले आया। तो बच्चा लोग, तो काइनेमेटिक्स में आज अपन वेक्टर्स को कवर कर रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। 1D को कवर कर रहे होंगे, रिलेटिव मोशन को कर रहे होंगे, रिलेटिव मोशन इन 2D को कर रहे होंगे, कुछ मिसलिनियस अच्छे क्वेश्चंस जिसे जेई पूछता है उसे भी कवर कर रहे होंगे, प्रोजेक्टाइल को कवर कर रहे होंगे। सर इतना सारा चीज, यही तो मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें पता नहीं है। और बच्चा लोग, आप ये भी कर सकते हैं कि कम से कम टाइम में मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बताने हूं। मैं पूरा इंडिया को फिजिक्स से प्यार कराने आया हूं, जेई के फिजिक्स को बिल्कुल आसान कराने आया हूं। तो बच्चा लोग, सिलेक्शन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं आदित्य आनंद शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर से अपन देखते हैं। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी आपके सामने आ जाए बेटा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप समझ लो कि आपके पास ये इक्वेशंस चलेंगे। कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके सर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके सर, है ना बच्चों? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेकिन मुझे वेक्टर से बहुत प्यार है। वेक्टर इतना आसान बनाता है ना क्वेश्चन को, वो मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि वेक्टर बहुत आसान बनाता है क्वेश्चन को बेटा। तो हमेशा ये चीज आपने देखा होगा, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर भी लगा के अपन यूज कर रहे होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये याद रखिएगा बेटा, अगर ये वेक्टर है तो ये एस डिस्प्लेसमेंट है। क्या? ये डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी भी मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और ये वेक्टर फॉर्म है। और वेक्टर अगर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैं दो चीज बता दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये यूज करना है और इसका वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें वेक्टर फॉर्म का ताकत दिखाऊंगा आज कि देखो कैसे वेक्टर में ताकत है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है सर? v डॉट वी। अच्छा, u डॉट यू, हाँ ये इसका वेक्टर फॉर्म है। प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात मैंने नहीं कर दी। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये समझ लिया, इसका वेक्टर फॉर्म समझ लिया, आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग ग्राफ शोज वी स्क्वायर वर्सेस एक्स। वी स्क्वायर यहां है, एक्स यहां है, ग्राफ बोला बोला एक्सेलरेशन निकालो। जब भी तुम्हें कभी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन वगैरह मिले तो थोड़ा सा इक्वेशन पे तो ध्यान देने ही चाहिए। देखो जरा इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। हाँ सर, ये रहा स्लोप इसका। टेन थीटा किसी भी जगह से निकाल लो, मान लो ये थीटा। अगर इसका स्लोप की बात करूं एम का, जिसे तुम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो क्या लिखोगे बेटा? टेन थीटा होता है p बाई बी। ये दूरी कितनी? यहां से ये 80, यहां से ये 20, 80 माइनस 20 कितना हो गया? 60। ये कितना? 0 से 30। हाँ सर। टेन थीटा कितना होगा? p बाई बी 60 बाई 30। हाँ सर, ये हो गया 2। अगर तुम्हें स्लोप निकल गया है, तुम्हें y इंटरसेप्ट पता है क्या होता है? ओरिजिन से ये वाला दूरी, क्या इसका इक्वेशन मिल जाएगा? हाँ सर, इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अपन लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप निकाला 2, x के जगह पे x ही है वेरिएबल सर। c होता है y इंटरसेप्ट, जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट रहा है y एक्सिस पे, वो लिखते हैं अपन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 20। और जब बेटा आपको ये मिल गया, जब बेटा आपको ये मिल गया, तब तो यार पूछा क्या, एक्सेलरेशन दाएं हाथ का खेल हो गया निकालना। क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v dv बाई dx। हाँ सर, क्योंकि v और x का फंक्शन है ये, तो क्यों ना मैं इसको डिफरेंशिएट मार दूं। हाँ सर, विद रेस्पेक्ट टू x
ओहो हो, तो ये हो जाएगा चेन रूल 2v dv/dx, और ये हो चुका है तुम्हारा एक्सेलरेशन। v dv/dx क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। अरे डिफरेंशिएट मार दिया बच्चा लोग। हाँ सर, और ये हो गया 2 dx/dx 1, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। खपाच खपाच, ये हो चुका है एक्सेलरेशन। कितना आ चुका है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज बेस्ट मेथड, मेथड 1। क्या और भी कुछ कर सकते हो? क्या और भी कुछ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे कि देखो, यहां पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये 10 है, ये 40 है, ये 20 है, ये 60 है। तो यार ये दो इक्वेशन नहीं बन जाएगा? हाँ सर, वी स्क्वायर और एक्स में दो इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। अरे रे 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 यार, क्योंकि अभी आपने बताया सर कि क्या बताया बचवे, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as चलेगा। वी स्क्वायर का एक बार वैल्यू ले लो 40, तो रखेंगे 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना, स्टार्टिंग में वेलोसिटी नहीं बोला तो यू स्क्वायर को यू स्क्वायर ले लेते हैं। देख लो भाई, मेथड 2 दिखाई देता हूं, मजा ले लो। यस सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, या s कुछ भी यूज करो। पहले बार में वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा? 40, और x का कितना? 10। तो एक इक्वेशन बनाओ, 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू 10। हाँ सर। फिर दूसरे बार इक्वेशन बनाओ, वी स्क्वायर है ना, देखो यहां पे 460 और ये 20, तो 60 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू 20। अरे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमें आता है या नहीं आता है बचवे? आता है सर। क्या 4 डालेंगे अपन? यस। ये तुम्हें समझना है कि क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, बस तुम्हें उस हर एक चीज को दिमाग में रखना है। तुम्हें आज मैं बताऊंगा एक बढ़िया चीज कि तुमसे क्वेश्चंस को और बढ़िया कैसे बना सकते हो, बेहतरीन कैसे बना सकते हो। चलो बचवा लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, जब भी इस तरीके का चीज आया, याद रखो कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का कुछ तो है संबंध। क्या? a इज इक्वल टू वी dv/dx। तुरंत से दिमाग में याद रखो बच्चा लोग। बोल रहा है v इज इक्वल टू रूट अंडर दिस, स्क्वायर कर दो तो लिखोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 प्लस 24x। हाँ सर, पूछा क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब भाई साहब, एक्सेलरेशन v dv/dx होता है, डिफरेंशिएट मारो सीधा इसको तो लिखोगे 2v dv/dx। ओ ये 2v dv/dx क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। इसका डिफरेंशिएशन निपट गया, इसका डिफरेंशिएशन 24 और ये तो 1 पैदा कर दिया। ये हो गया एक्सेलरेशन जो कि हो गया 24/2। ये सेकेंडों में उड़ाओगे बेटा तुम, सेकेंडों में उड़ाओगे तुम कॉन्सेप्ट को। अगर तुम्हारे दिल में वो आग जग गई है कि तुम्हें फोड़ना है और तुम्हें करना है, तुम्हें जान लगाना पड़ेगा यार पूरा तरीके से। और मेरा बात एक याद रखना, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तुम जितना भी मेहनत कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा मेहनत तुम कर सकते हो। तुम अगर आज 10 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो तुम 15 घंटा पढ़ सकते हो, ये मुझे बिल्कुल विश्वास है। और मैं ऐसा कितनी बार किया हूं, एकदम हालात एकदम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी तुम कुछ भी कर लेते हो। अगर दिल में एकदम ठान लो तो अब तुम्हें ठानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लेना है सिलेक्शन। जितना भी मेहनत करते हो उससे और ज्यादा मेहनत करो। 10 घंटा पढ़ते हो तो 12 घंटा पढ़ो, 15 पढ़ते हो तो 16 पढ़ो, 8 पढ़ते हो तो 9 पढ़ो। हर एक दिन इंप्रूव करो, 5% इंप्रूवमेंट। और देखो, अगर तेरा फिजिक्स के बलबूते पे जेईई मेंस में सिलेक्शन नहीं करवा दिया तो बोलना बेकार है यूट्यूब पे। समझ गए ना बेटा? लेकिन तुम्हें और मुझे एक साथ मिलना होगा, फिर तो अपन दुनिया का कुछ भी अचीव कर लेंगे। तैयार हैं? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बचवा लोग। यस सर, फिर से देखेंगे। ओ भाई, इससे तो दोस्ती है यार मुझे, रूट अंडर एक्स। जब भी कभी वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन दिखे, देखो एक बढ़िया चीज सिखाता हूं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर हो जाए तो अभी मैंने बताया
सारे इक्वेशन चलाओगे काइनेमेटिक्स वाले, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कभी भी चलेगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो तभी चलेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब जैसे ही ये तुम्हें लगे कि आधे लोगों को लगता है ये क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, याद रखना है तुम्हें कि रूट अंडर एक्स का फंक्शन यदि वेलोसिटी है, कांस्टेंट टाइम्स रूट अंडर एक्स, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कैसे सर? अरे एक्सेलरेशन होता है v dv by dx। हाँ सर, तो इसको डिफरेंशिएट मारो, v क्या हो गया k रूट अंडर एक्स है ना, और इसको डिफरेंशिएट मारो तो k को k लिखोगे, और रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। खपाच खपाच, ये रूट अंडर एक्स ही निपट जाता है और एक्सेलरेशन हो जाता है k²/2। ओ भाई साहब, ये तो कांस्टेंट था, यानी कि वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन dv/dt होता है। इस बार भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यदि पोजीशन t² का फंक्शन है तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दो बार डिफरेंशिएट मारेंगे, एक बार dx/dt हो जाएगा 2t और दूसरी बार हो जाएगा 2 कांस्टेंट। तो जब भी इस तरीके का चीज मिलेगा समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और इक्वेशन कौन सा लगाएंगे? कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। क्या लगाएंगे? सिंपल v बराबर u प्लस at। ओ भाई, देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोला कैलकुलेट द स्पीड। ओ स्पीड इतनी टाइम बाद भाई, तो स्पीड क्या होता है? v बराबर u प्लस at। ओ सर, ये सब इंटीग्रेशन नहीं यार, आंखों में चमक है, समझ रहे हो ना? पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए कर रहे हैं ये काम सब। अच्छा, याद रखना है क्या? बहुत एकदम याद रखना है। तो अब क्या होगा? बोल रहा है पार्टिकल, अब देखो स्टार्ट किया है ओरिजिन से, यानी कि x का वैल्यू 0। अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा कितना? 0, यानी कि ये कितना हो गया बच्चा लोग? 0। और ये हो चुका है a। एक्सेलरेशन अभी देखा तुमने, ये b रूट अंडर x है, तो यहाँ पे k रूट अंडर x में k²/2, तो b रूट अंडर x में b²/2, तो ये हो जाएगा b²/2। और कितनी समय बाद पूछा? टॉ टाइम बाद। तो आंसर क्या हो गया भैया? b² τ/t। किधर है? ये रहा बच्चों लोग आपका आंसर। क्या बच्चों मेरे साथ आप फोड़ते जा रहे हो? तो तगड़े वाली आग लगनी चाहिए यार, आग के बिना जीवन नहीं चलता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए सर देखते हैं, एक और धमाका मचाते हैं। बोल रहा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is given as v is equal to at plus bt square, where alpha beta are constant. The distance traveled by the particle, जब भी तुम्हें वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिखे और डिस्टेंस पूछे तो सीधा dx/dt को फोड़ोगे v के बराबर, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो dx कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, v dt इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। जब समय t1 है मान लो तो ये x1 पे था, जब समय t2 है तो ये x2 पे था। डिफरेंशिएट मारोगे तो ये क्या मिल जाएगा? x2 माइनस x1, और वो v dt का इंटीग्रेशन। तो ये क्या पूछा है? v तो ये रहा सर, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। क्या बचा अब इस क्वेश्चन में? 4 डालोगे क्या बचवा लोग? पक्का क्या? हाँ सर, तो क्या लिखोगे? अल्फा टी डी टी इंटीग्रेशन 1 से 2, बहुत मजा आया, प्लस बीटा t² dt इंटीग्रेशन 1 से 2, मजा लो जीवन का। अल्फा यहां t dt का इंटीग्रेशन t²/2। यस सर, लिमिट रखो बेटा, कहां से कहां तक? 1 से 2। ये बीटा, और यहां पे t³ हो गया इंटीग्रेशन 1 से 2। तो अब क्या होगा सर? ये 2 2 जा 4, 4/2 हो गया कितना? अरे सर ये 2 को बाहर करो यार, अल्फा/2 करो, और ये हो गया कितना? 2 2 जा 4 माइनस 1 3। ओहो हो, ये हो गया बीटा/3। अच्छा, और क्या करोगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से कितना गया? 1 गया, तो हो गया 7। तो आंसर हो गया 3 अल्फा/2 7 बीटा/3। किधर है 7 बीटा/3? और भी कहीं है क्या? नहीं है। निपटाओ और आगे निकलो, एकदम आसान।
अब बहुत सारे इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी डिफरेंशिएशन बेस्ड किया, एक इंटीग्रेशन, बहुत सारे इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में फोर्स से, एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो इतना सारा करने के बाद एक छोटा सा ज्ञान मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि कभी भी तुम्हें यदि पोजीशन से वेलोसिटी जाना है, डिफरेंशिएट मारेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है, डिफरेंशिएट मारेंगे, बहुत अच्छे से पता होगा आपको। हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं बेटा? हाँ सर। और इसी को आप यहां पे डबल डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो। अगर उल्टा जाना है, अगर उल्टा जाना है तो इंटीग्रेट मारेंगे। ओहो, अभी सिखाया ना यार बच्चे, है ना? a इज इक्वल टू dv बाई dt। ये कैसे लिख रहा हूं मैं? ऐसे लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो dv क्या होगा? a dt का इंटीग्रेशन, और ये dv का इंटीग्रेशन से v1 प्लस v2 से v1 टू v2 से ये निकल जाएगा। यहां से इधर जाना है, फिर से मारेंगे क्या? इंटीग्रेट, जो कि अभी बताया सर आपने, यदि ये टाइम का फंक्शन है तो ऐसे कुछ भी नहीं इंटीग्रेट कर देते हैं अपन। अरे सर इतना तो हमें पता है, आप क्या समझ रखे हो, हमें ये सब नहीं पता है? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तभी आप लोगों को मेरे साथ मजा आ सकता है, क्योंकि मैं तो पूरा जोश में फोड़ रहा होता हूं। तो बच्चा लोग याद रखना है, फोड़ना है भाई, और जितना अभी कराएंगे उससे कहीं बेहतर करना है। समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक और बात ध्यान रखना, तुम्हारे जो ये जो कोर्स का कंटेंट होता है, इसके हर एक सेकंड में तुम्हें कुछ बढ़िया बता रहा होता हूं। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई रखना है बेटा, मजा ले लेके एंजॉय करना है, राइट ना? और यार तुम लोगों ने लेकिन कमेंट का तो बरसात कर दिया, मजा आया। इस बार 1000 से ज्यादा आए थे, इस बार 1500 आने चाहिए। थैंक यू बच्चा लोग। ये सब चीज तो ऐसा ही है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार होता है ना, वो हमारे जैसे टीचरों को एनर्जी देता है यार। 10 घंटा मेहनत करने के लिए, बढ़िया क्वेश्चन कराने के लिए, एक क्वेश्चन को 5 मेथड से कराने के लिए, तो आप लोगों का प्यार जो होता है ना, वो एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चीज होता है। और मैं अपने स्टूडेंट से उतना ही प्यार करता हूं, इवन उससे ज्यादा प्यार करता हूं, इवन ज्यादा प्यार करता हूं जितना एक स्टूडेंट मुझसे प्यार करता है। मेरे फैमिली, मेरी वाइफ बोला करती है कि मैं दिल से चलती हूँ और तुम अपने बच्चों और अपने काम से चलते हो। तो एक्चुअल में सच्चाई यही है, जब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, तो बस कुछ नहीं दिखता है बच्चों के करियर के अलावे। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन यूरोडोव का, और मैं हमेशा कराया करता था क्लास में, हमेशा। बच्चा को लगता था आएगा नहीं आएगा, 2018 में आ गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर फोड़ेंगे अपन। एक ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। 30 मिनट लिख दिया, ओ भाई साहब, 30 सेकंड लिख दो। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन जो तुम्हें नहीं मिलने वाला है किसी भी बुक में, और इसको 30 सेकंड में करेंगे, और देखना क्वेश्चन का तुम्हें मजा आ जाएगा। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को ऑप्टिक्स से फोड़ देंगे। चलो देखते हैं। बोल रहा है पढ़ना ध्यान से, कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, और अगर मजा आए तो दिखाना कि मजा आ गया था सर। अ मैन इन अ कार इज लोकेशन, अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू पे एक बंदा है कार पे, ऑन द स्ट्रीट हाईवे है। याद रखना ये क्या है, एकदम बढ़िया सा चुकना रोड है भाई, ये चुकना रोड। हाईवे इज मूविंग विद अ स्पीड v, यानी कि हाईवे पर गाड़ी तेज चलती है। सबसे ज्यादा तेज गाड़ी हाईवे पे तो चलती है, एक्सप्रेसवे वगैरह पे। हाँ, खेत में थोड़ी चलती है यार, नहीं ना। हाँ, बोला ही डिसाइड्स टू रीच एट पॉइंट पी इन द फील्ड। फील्ड मतलब खेत, अपना गांव वाला खेत नहीं होता है जहां पे धान चावल उगाते हैं अपन, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो ही डिसाइड्स टू रीच ए पॉइंट पी इन द फील्ड। इधर है फील्ड भाई, फील्ड। हाईवे के बगल में खेत वेत होता है ना भाई, वहीं फील्ड है। तो बताओ इसमें गाड़ी तेज चलेगी या इसमें? अरे सर, गाड़ी तेज इस पे चलेगी, ये बात पक्का है ना? तो इसको मैं यू मान लेता हूं, इसमें गाड़ी धीरे चलेगी। ये तो कंफर्म है ना यार, जितना तेज तो हाईवे पे उड़ाता उतना ही उधर भी फरारी लेकर एकदम घुस गया क्या? फरारी को भी स्पीड उतना नहीं मिलेगा यार, समझ रहे हो ना? हाँ सर। वो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। फील्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द हाईवे। ओके, ये डिस्टेंस d है फ्रॉम द हाईवे पॉइंट m से। चलो बढ़िया। एज सोन इन द फिगर, बोला द स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ टू दैट ऑन द हाईवे। ये भी बोल दिया भैया कि इसका जो स्पीड है वो इसके v का आधा है, होना भी चाहिए था। बोल रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस rm so that the time taken to reach p is minimum।
ये मिनिमम मैक्सिमम जब भी मिले तो तुम्हें डिफरेंशिएशन याद आता है ना। पूछा क्या है, टाइम, तो टाइम निकालेंगे और डिस्टेंस के फंक्शन में वेरिएबल है तो उसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करके करेंगे। ये एक मेथड है जो दुनिया का हर एक किताब में मिलेगा। करने लगोगे 7 मिनट लगेगा। समझ गए ना। अब देखो कैसे अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने सोचा कि भाई एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि मिनिमम टाइम में इस कार वाले को यहां पहुंचना है, तो बोल रहा है ये क्यू से जो चलना शुरू किया तो पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे ये टर्न मारेगा जिससे कि वो तेजी से यहां पहुंचे। हो सकता है यहीं से टर्न मार दे, हो सकता है यहां जाके ऐसे जाए, हो सकता है यहां जाके ऐसे जाए, हो सकता है यहां जाके ऐसे जाए। तो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी दूर ये चले और फिर टर्न मारे जिससे कि सबसे मिनिमम टाइम में ये यहां तक पहुंचे। तो मैंने सोचा कि भाई साहब थोड़ा लाइट से दोस्ती करते हैं। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, लाइट से। तुम लोगों ने सुना है लाइट ऑलवेज फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रेवल करता है। लाइट का अगर पाथ कोई है तो वो ऑलवेज मिनिमम टाइम वाला पाथ होगा। पक्का? हाँ सर। और हमें यहां पे दो चीज कंफर्म है कि हाईवे पे भी चलना है और इधर भी चलना है, यानी कि इस तरीके से चलने वाली बात है। जरा सा अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को सोचूं तो क्या होता है, देखो यहां पे TIR अकर करता हुआ दिखेगा। लाइट ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी हॉरिजॉन्टल। TIR ऐसे ही होता है ना। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम मतलब वेलोसिटी कम, रेयर मीडियम मतलब वेलोसिटी ज्यादा। इसका मतलब यदि मैं ये चीज समझ लूं कि ये बात जो है ना, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा धीरे हूं अभी मैं, सुनना बात को, सुनना एकदम, कि यार ये तो लाइट का स्पीड कम है और लाइट का स्पीड ज्यादा है, यहां पे TIR अगर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये एंगल पक्का एक क्रिटिकल एंगल की तरह अगर बिहेव कर जाए तो पक्का ये जिस भी जगह पे ऐसा कुछ हो रहा होगा वो पाथ सबसे मिनिमम टाइम वाला होगा, क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि ये लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ है। पक्का समझ आया? तो लाइट जो है वो अपने मिनिमम टाइम पे मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है लाइट का, वो लाइट का जो पाथ होता है वो ऑलवेज मिनिमम टाइम वाला होता है। तो अगर मैं इस पाथ को लाइट के पाथ से ट्रेवल करवा दूं तो ये मिनिमम टाइम को इंश्योर कर देगा मुझे, तो मुझे मिनिमम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा, यहाँ पे स्पीड कम, और ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट TIR का, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, तो ये एंगल भी दोनों पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये भी एंगल बराबर होगा। हमें पूछा था RM, ये एंगल अगर मैं निकाल लिया, ये डिस्टेंस है, तो ये हमारे दाएं हाथ का खेल है। कॉन्सेप्ट मजा दिया है तो तगड़ा वाला आग लगाना। क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो चुका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है तो हमेशा ग्रेटेस्ट स्पीड ऊपर और लोएस्ट स्पीड कम। ये से याद रखता हूं मैं यार। ग्रेटेस्ट स्पीड का मतलब ये v ऊपर और ये कम वाला u मतलब v/2, ये दोनों निपट गया तो इफेक्टिव इंडेक्स हो गया 2। यहां पे TIR अगर करवाओगे तो क्या लिखोगे? यहां पे म्यू साइन थीटा सी, म्यू कितना 2 साइन थीटा सी किसके बराबर? 1 इंटू साइन 90 के बराबर। अरे रे 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 रे, क्यों कोई दिक्कत हो गया क्या? 1 क्यों बोल रहे हो सर? अरे यार ये रेरर मान लिया, ये डेंसर मान लिया ना यार, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया, तभी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने दोनों का रेशियो लेके किया है। ओके सर, तो हो गया कितना? 1 इंटू साइन 90, तो ये हो गया कितना? 1। साइन थीटा सी का वैल्यू 1, तो साइन थीटा सी का वैल्यू हो गया 1/2 जो कि हो गया साइन 30 के बराबर। अरे थीटा सी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री भाई लोग। ओ भाई साहब, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये निकालना दायां हाथ का खेल हुआ बेटा। ये 30 डिग्री का एंगल निकल गया है, अपने को ये निकालना है, tan 30 लगा दो। tan 30 होता है 1/√3 जो कि होगा कितना? P/B के बराबर। अरे tan थीटा क्या होगा? P/B, सॉरी, तो हो जाएगा RM/D के बराबर। तो RM कितना मेरे बचवा लोग? RM कितना? D/√3। अगर तुम मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखोगे
तो ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में फोड़ोगे, देखते ही समझोगे अरे यार ये तो सर ने ऑप्टिक्स से बताया था, कुछ नहीं करना, म्यू निकालना, एंगल निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई डिविडिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं। मजा आया तो तगड़ा आग लगना चाहिए और इसको थोड़ा स्लो मोशन में ग्रैस्प करो। पहली बार में ये सब बच्चों को हवा ही नहीं लगता मास्टर ने क्या कर दिया, समझ रहे हो ना बेटा। तो मैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बोला, अभी एक बार पॉज करके पीछे जाकर आराम से देखो। लाइट इंश्योर करता है मिनिमम टाइम को, और वहां से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता चल गया कि अगर लाइट का कोई पाथ होता तो वो सबसे मिनिमम में होता, और इसे इधर भी जाना है इधर भी जाना है, तो TR के कॉन्सेप्ट से थीटा निकाल दिया और उसको यूज करके डिस्टेंस निकाल दिया। क्वेश्चन वालों ने यही पूछा था। क्लियर? अगर मजा आएगा तो तगड़ा दिल विल प्यार व्यार आग वाग सब बरसना चाहिए, और जितने क्वेश्चन मैंने किया उतने का डबल करना चाहिए और उतने का आधा कमेंट आना चाहिए, तब बेटा मजा आता है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यार, बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर जेईई में आता है तो बच्चा फंस जाता है। मैं तुम्हें आज एक बढ़िया चीज सिखाता हूं, इसके ऊपर मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास 2-3 मेथड है, लेकिन तुम्हें एक बढ़िया चीज सिखाता हूं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, इसीलिए जरा पढ़ना थोड़ा सा स्लो मोशन में। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी 30 आई कैप 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। वेयर आई पॉइंट्स ईस्ट, आई ईस्ट की तरफ है, ओके, एंड जे नॉर्थ की तरफ है। तो ये लिख लो 30 आई कैप 50 जे कैप। ध्यान से देखना बेटा, इसे मान लेते हैं अपन ओरिजिन, ठीक है। शिप, ये कौन सा शिप है? ए है, तो ए भी लिख लो, ए का लोकेशन ये है। शिप बी इज एट अ डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए। तो यहां से 80 इधर और 150 इधर, तो ये 80,150 हो गया यार। हाँ, इसको ऐसे ही लिख लेता हूं। तो 80 आई कैप में है क्योंकि इसने बोला इधर की तरफ, तो इसको 80 आई कैप से भी इंडिकेट कर पाऊंगा, और ऊपर को इसने बोला क्वेश्चन वालों ने जे, तो इसे जे से भी इंडिकेट कर पाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, और ये एडवांस में भी आ सकता है, ठीक है ना। 80, ठीक है, नॉर्थ ऑफ सी पे एंड सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ओके, बहुत बढ़िया। ये क्या बोल रहा है? हाँ, ये यहां पे है शिप बी, लेकिन ये जा किधर रहा है? वेस्ट की तरफ, वेस्ट है ना, है ना, है ना। हाँ सर, वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर, ये इधर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। बहुत मजा आया। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन आर्स आर्स आर्स, मतलब टाइम पूछ रहा है जब ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। जब भी कभी इस तरीके से दो चीज की बात करे, रिलेटिव की बात करे, एक को रोक देते हैं। ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो याद रखना है। कभी भी अगर दो चीज की बात करेगा तो एक के ऊपर बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? एक के ऊपर बैठ जाएंगे। एक के ऊपर बैठ गया, इसका क्या मतलब कि तुम अपने आप को रोके। ये कब संभव है? जब अपना सब कुछ खत्म कर दिया तभी तो रुकोगे, मतलब अपने वेलोसिटी को खत्म किया, अपने एक्सेलरेशन को खत्म किया, तभी तो रुकोगे। अब ये तुम खत्म नहीं कर सकते हो एक्चुअल में, तो क्या करते हो? तुम पूरा इन्वायरमेंट में एक चीज अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हो जो तुम्हारे पास होता है। तो देखो इसको, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो ए को रोक देते हैं। तो ए को रोकेंगे तो एक का सब कुछ पलट के इसे देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव का। एक को रोकेंगे और एक का सब चीज पलट के दूसरे को देंगे। चलो सर, इसे रोक दिया, रोका तो इसका 30 इधर था, इसको पलटेंगे तो इधर देंगे, तो इधर 30 दे दिया, तो प्लस 30 हो गया, 30 और 10 हो गया 40। हाँ सर, यूनिट का ध्यान रख रही हैं अपन। इसको पलटेंगे नीचे, इधर दे देंगे कितना? अरे ये 40 इतना बड़ा बना दिया, तो 50 और बड़ा बनाओ, 50। अब सुनना ध्यान से, अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है जहां पे यहां पे एक ओरिजिन पे एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है ए, यहां से कुछ डिस्टेंस पे बी एक बंदा बैठा हुआ है जिसके पास दो टाइप का वेलोसिटी है।
दो टाइप का, एक इधर 40, एक इधर 50। हाँ सर, ये भी बात समझ में आया, किलोमीटर पर आवर का यूनिट है। और ये ओरिजिन से इसका जो लोकेशन है वो भी हमें पता है। कैसे? ये अभी तुरंत निकाला आपने, इसका पोजीशन वेक्टर तो 80 आई कैप 150 जे कैप भी है ना। ओ भाई साहब, एकदम सही सर। अब हमें ये बंदा इधर भी वेलोसिटी है, इधर भी वेलोसिटी है। अगर दो तरीके का वेलोसिटी हो किसी को, तुम मुझे एक हाथ इधर खींचो, एक हाथ इधर खींचो, और दोनों अलग अलग, तो मैं ना इधर जाऊंगा, मैं ना इधर जाऊंगा, मैं कुछ इधर जाऊंगा भैया, समझ रहे हो ना, मैं इधर कहीं जाने लगूंगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उधर ही मैं कहीं जाऊंगा। हाँ सर। अब क्वेश्चन है कि मैं किधर जाऊंगा, क्या इस लाइन के इधर जाऊंगा या इस लाइन के इधर जाऊंगा? तो ये पता कैसे चलेगा? स्लोप से। ये लाइन का स्लोप निकालो, ये लाइन का स्लोप निकालो, देखो जल्दी से तुरंत, ये लाइन का स्लोप निकालो, यहां से जल्दी से निकालो। सर इसका स्लोप tan थीटा, तो ये हो जाएगा p बाई बी, ये हो जाएगा 150/80। अगर 150/80 करोगे मेरे प्यारे तो 82 के आसपास लगभग लगभग आता है। इसका स्लोप निकालो इस लाइन का। अगर ये दोनों मान लो ऐसा लाइन है, मान लो ऐसा लाइन है, सपोज करो, या ऐसा लाइन, कैसा भी मानो, क्या फर्क पड़ता है। इसका जब स्लोप निकालोगे तो स्लोप होता क्या है? एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसी को स्लोप बोलते हो। यानी कि ये एंगल निकालोगे और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल निकालोगे, ये एंगल निकालोगे तो tan थीटा यूज करोगे, tan थीटा यूज करोगे तो लिखोगे क्या? p बाई बी, तो ये लिखोगे 50/40। आ रहा है समझ में? अगर ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होता या ऐसा होता तो तुम क्या करते? तुम या तो ये एंगल निकालते तो ये निकालते, या ये एंगल निकालते तो ये निकालते, यही करते ना यार। हाँ सर। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, तो यहां से तो निकालते, तो tan थीटा क्या होता है इस ट्रायंगल के लिए? इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट लोगे 50, बेस कितना 40, तो क्या लिखोगे 50/40। बच्चों ये 1 पॉइंट समथिंग है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब एक का एंगल एक्स एक्सिस से ज्यादा और दूसरे का एक्स एक्सिस से कम, एंगल कम। देखो 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 देखो, पॉजिटिव स्लोप है, 90 से कम एंगल होना चाहिए, 90 से कम एंगल होना चाहिए। हाँ, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका एंगल ज्यादा, क्योंकि tan थीटा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ओ भाई साहब, इतना ज्ञान साथ में लेना है बेटा। ये सारे इंफॉर्मेशन दिमाग में रहा और रिवीजन करते गए तो फिजिक्स से प्यार नहीं, फिजिक्स ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ रहे हो ना? और एक चीज याद रखो, फिजिक्स में अगर तुम्हें एंजॉय करना है ना, तो फिजिक्स के दो चीज को ध्यान रखना, एक फिजिकल माइंड और एक मैथमेटिकल माइंड। फिजिक्स ना, देखो जेई फिजिक्स ना 100% फिजिक्स है ना 100% मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स भी है और मैथमेटिक्स भी है। तो कभी कभी क्या होता है, तुमसे क्वेश्चन होता इसलिए नहीं है ना कि तुम फिजिकल माइंड को कभी कभी इतना हावी कर देते हो कि तुम लिखते ही नहीं हो, इक्वेशन ही नहीं बनाते हो, और कभी कभी मैथमेटिकल माइंड इतना हावी कर देते हो कि क्वेश्चन देखते ही सटाक सटाक इक्वेशन बनाते हो, उसके फिजिक्स को नहीं सोचते हो, इसीलिए तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए हर एक बच्चा को यह चीज दिमाग में रखना है कि जेई का हर एक क्वेश्चन फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है। तुम फिजिक्स को सोचो और इक्वेशन को लिखो, सॉल्व करो, फंसा, फिजिक्स को सोचो, फिर इक्वेशन को चेक करो, गारंटी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 100% क्वेश्चन देखते हैं एकदम आंख बंद करके इक्वेशन बनाए और सॉल्व करने लगे, सॉल्व नहीं होगा। तो याद रखना है, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है। ये मैथमेटिक्स है ही नहीं, ये फिजिक्स है, लेकिन वो फिजिक्स तब है जब मैथमेटिक्स है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई एक चीज तुम मिस करते हो, इसीलिए तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। या तो तुम फिजिक्स की ग्रेविटी को समझ नहीं पाते हो, या तुम मैथमेटिकल इक्वेशंस में स्ट्रांग नहीं होते हो। लेकिन ये है दोनों चीज बेटा, तो आपको दोनों चीज आना चाहिए, तब तुम्हें फिजिक्स से वो प्यार होगा ना। गारंटी देता हूं कि 90, 80, 100 मार्क्स फिजिक्स में आए तो पढ़ाना बेकार है बच्चों। और न्यूमेरिकल तुम्हारे ब्लड के अंदर, बोलते हैं न्यूमेरिकल मुश्किल होता है, ये होता है, अरे सब बकवास है। न्यूमेरिकल तो जान होता है, फिजिक्स की आत्मा है वो, आत्मा बसती हो, प्योर है बिल्कुल। बस उससे उस आत्मा से मिलो, तो मिलन तो है वहां से, है ना। और यही मिलन कराने के लिए मैं आया हूँ बच्चा लोग। तो आग वाग दिल विल प्यार व्यार बरसाते रहिए ताकि मुझे मजा आते रहे। तो समझे हैं आप अभी कि सर स्लोप जो होगा वो इस लाइन का कम होगा,
कम होगा इसका मतलब तुम बताओ कि कोई पॉइंट अगर यहाँ है और इसका लाइन का स्लोप कम है तो ये इसके ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा? सर कैसी बातें कर दी है आपने, अगर नीचे से जाता तो ये लाइन बड़ा एंगल बनाता, इससे तो छोटा होना है ना सर। हाँ, तो इसके आगे से जाएगा, आगे से जाएगा। ये चीज क्रिस्टल क्लियर अगर सेट हो गया तब तो आगे बढ़ो, अदरवाइज पॉज करके पहले क्लियर करो कि ये लाइन आगे से जाएगा या नीचे से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश हो रही है, ये कभी भी यूज हो जाता है। स्लोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप से देखना अभी मैं कितने चीज बता दूंगा आज यार काइनेमेटिक्स में, ठीक है? यस सर। तो ये कंफर्म हो गया कि ये बंदा रुका हुआ है, तुम बैठ गए हो यहां मजे ले रहे हो, इसका सारा चीज पलट के इसे दे दिए हो और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बाहर निकला। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया है कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है जहां तुम बैठे हो और दूसरा पॉइंट जो है यहां से ऐसे जा रहा है। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा तुम बताओ मुझे? मिनिमम डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये मिनिमम है? 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 अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मिनिमम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ भाई साहब, यानी कि ये तो मैथ्स में पढ़ा सर हमने, एक कर्व और एक पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कंफर्म हो चुका है। अच्छा, यानी कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है। हाँ, अब क्या पूछा? बोला मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस पूछा है क्या? नहीं, क्या पूछा है? टाइम पूछा है। बोल रहा है कि मुझे वो टाइम बताओ जब वो यहां पहुंच जाएगा। कंफर्म? यस। तो ये वाला डिस्टेंस को मैंने डी का नाम दे दिया। मतलब पूछ रहा है ये कि कोई पार्टिकल है, एक सिप ए था एक सिप बी था, अगर दोनों को चलाते ना ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है टाइम के वेरिएबल में, फिर आंसर आता है। लेकिन तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कभी भी रिलेटिव का चीज आए एक के ऊपर बैठ जाओ, सब चीज पलट को दूसरे को दे दो और फिर क्या करो, फिर देखो कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। ओके सर, यानी कि ये जब यहां पे आएगा उस समय का टाइम निकाल लो, यही टाइम जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचने वाला टाइम होगा। ओहो हो, क्लियर है ना पक्का बेटा? यस सर। तो अब ये वाला स्पीड भी निकालो, ये स्पीड कौन सा होगा? ये वो स्पीड होगा जो ए को दिखेगा बी का। हाँ सर। ये क्या होगा? ये वो पोजीशन होगा जो ए को दिखेगा बी का। हाँ सर। तो ये क्या होगा? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक वेक्टर होगा। हाँ। ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ सर। अब इतना यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाऊंगा मैं, थोड़ा सा अगला पेज पे 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हमें पता है कि तुम बैठे हो, ये क्या है? ए सिप है, यहां से एक पोजीशन वेक्टर पे है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ सर। ये जा कैसे रहा है? ऐसे। तुम्हें क्या निकालना है? यहां से ये वाला परपेंडिकुलर जो गया है, ये वाला डी, उसका टी। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को कवर किस वेलोसिटी से किया? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए से किया, इवन इसका मैग्नीट्यूड से किया। हाँ सर, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा भैया? हाँ सर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड। हाँ सर। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट एक और सिखाता हूं, प्रोजेक्शन। अच्छा, एक कोई वेक्टर है मान लो ए, इसका प्रोजेक्शन लेना है बी पे, तो क्या करते हो? यहां से लाइट देते हो। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से एक लाइट देते हैं और ए का ये वाला कंपोनेंट लिखते हैं ए कॉस थीटा। इस ए कॉस थीटा को फिजिक्स में और मैथ्स में बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना बेटा? हाँ सर। इसी को मैं क्या कर सकता हूं, ए कॉस थीटा को मैं डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूं ए डॉट बी। इससे क्या हो गया? ये हो गया ए बी कॉस थीटा। हाँ सर। ए बी कॉस थीटा हो गया। हाँ सर। लेकिन ए बी कॉस थीटा हो गया तो बी तो एक्स्ट्रा आ गया। हाँ सर। तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दो। हाँ सर।
तो अगर मुझे ये दूरी दूरी निकालना है, डायरेक्शन का तो गेम ही नहीं है, अगर डायरेक्शन रहता तो यहीं पे एक बी कैप भी लिखते, बी के डायरेक्शन में है तो बी कैप भी लिखा जाता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ दूरी चाहिए, हमें ये पोजीशन वेक्टर के बारे में ज्ञान है और हमें ये दूरी चाहिए, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यार यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने और इसके ऊपर लाइट देके इसका प्रोजेक्शन लिया है इसके ऊपर, बोलो 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 यस सर। यानी कि जिस तरीके से ए का प्रोजेक्शन बी पे लिया वैसे ही आर बी ए का प्रोजेक्शन वी बी ए पे लिया। हाँ सर, तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं कि यही तो ये दूरी की तरह काम कर रहा है? तो क्या मैं सिमिलर फैशन की तरह क्या मैं ये लिख सकता हूं कि d इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ आर बी ए ऑन वी बी ए? हाँ सर, तो इसको मान लो वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी, तो क्या ये नहीं है ऐसा लिखा हुआ क्या? ए वेक्टर ओहो हो डॉट बी वेक्टर ओहो हो, हाँ सर, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर ओहो हो। अरे भाई, और ये तो डिस्टेंस चाहिए तो मैंने कोई वेक्टर लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये डिस्टेंस पता चल गया, वेक्टर पता है, आंसर की प्राप्ति हो गई है। तो सर ये तो मजा आ चुका है हमें कि यहां पे आपने प्रोजेक्शन का बढ़िया यूज करा है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया इसको ध्यान में ग्रैस्प करके रखना है। अब मैं देखना इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करता हूं और धड़ 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 क्वेश्चन सॉल्व होता है लाइन से, एक के ऊपर बैठेंगे और दूसरे को यहां पे क्या करेंगे, चलाएंगे। तो देखो अब ए वेक्टर तो निकालना बहुत आसान है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पे बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में निकालना आता है। अरे यार निकालना आता है ना, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वेक्टर निकाल लेंगे अपन। कैसे पता सर? अरे अभी तो कोऑर्डिनेट बताया ना बेटे, देखो 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 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। हाँ सर, तो क्या लिखोगे, बी माइनस ए का कोऑर्डिनेट 0 0, इसका ये, तो ये हो जाएगा आर बी ए का पोजीशन क्या निकल जाएगा, ये लो 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। ओहो हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये तो लिख ही रखा है आपने, बी का वेलोसिटी तो किधर इधर जा रहा है तो -40 आई कैप, और ये नीचे -50 जे कैप, इसी को ए इसी को बी बोला। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पता है, क्या इसके डॉट प्रोडक्ट तुम कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, छोड़ दूं पक्का? यस, तो आंसर बिल्कुल मैच कराना और मुझे बताना। तो कुछ नहीं बचा हुआ है, दोनों का अब क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे सर। और यहाँ पे ये वाला वी बी ए को ही बी माना है, तो डी का वैल्यू जब उठा के रखोगे तो टी कैसे निकलेगा, डी मतलब ये सारा चीज, ए वेक्टर जिसे कि मैंने ये नाम दिया, बी वेक्टर जिसे कि मैंने ये नाम दिया, और बी का मैग्नीट्यूड पहले से है और इसी को बी भी बोला, तो नीचे क्या लिखोगे, बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ए भी पता बी भी पता, बी का मैग्नीट्यूड निकाल के होल स्क्वायर करेंगे, टाइम निकल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन फिर से आएगा, इसीलिए मैं करा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा सिलेक्शन कराना मेरा फाइनल गोल है, समझ रहे हो ना बेटा? तो अगर कोई चीज बढ़िया सिखाऊं तो सीखना भी है तुम्हें और इसके ऊपर मास्टरी हासिल भी करनी है, तभी तो रियल फील, रियल मजा, रियल एंजॉयमेंट है यार। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी की तरह एक और क्वेश्चन पे। अच्छा, इसे ऐसा ही क्या कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है? जैसे एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाता हूं, सपोज करो अब इस क्वेश्चन को ये डेटा ऐसा दे दिया जिससे कि इतना सारा दिक्कत हुआ, अगर इस डेटा को थोड़ा सा अच्छा बनाऊं तो 2 सेकंड में ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व होगा। अगर ये दोनों डेटा बराबर हो जाए ना तो क्वेश्चन दाएं हाथ से सॉल्व होता है। जैसे कि देखो, इसी क्वेश्चन का एक और ऑल्टरनेट क्वेश्चन बना देता हूं मैं तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा, जैसे सपोज कर लो एक और क्वेश्चन बना देता हूं कि कोई एक शिप है जो मान लो बोल रहा है, कोई एक शिप है जो कि इधर की तरफ जा रहा है, कितने से, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ही मान लिया ए। कोई बी है जो इधर की तरफ जा रहा है, कितने से, ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे मान लिया। मानने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं। इस ये इधर जा रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से, ए जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप में और जे कैप में, ये जा रहा है किधर, इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, आई कैप में। अब मैंने पूछा ये ए है ये बी है, मैंने बोला इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 100 मीटर है।
बताओ ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। सेम क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। कैसे करोगे, जो बताया वही करोगे। एक के ऊपर बैठ जाओ, चलो एक के ऊपर बैठ जाओ, इसी के ऊपर बैठ जाओ। क्या करोगे, इसके ऊपर बैठेंगे, इस 20 को पलट के इधर दे दो, तो 20 इधर जाएगा और 10 इधर, तो फाइनली हो गया ये 10 इधर। इसका मैं फोटो बनाता हूं, ये आ गया 10 इधर, 10 इधर हो गया। और इसको पलट के दोगे तो नीचे आएगा 10 इधर, यानी कि 10 और 10, यानी कि 10√2 से ये इधर जाएगा। ये पता चल गया, आता है ना रिजल्टेंट निकालने के लिए, दोनों बराबर हो तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10√2 से इधर जाएगा। ये क्या है, बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 100 मीटर है। चलो बहुत बढ़िया। और अब ये वाला रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, हाँ यही तो बोला, इसके ऊपर बैठे तभी तो पलटी मरवा के से दिया। अब ये क्वेश्चन में फिर से पूछा, बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मिनिमम टाइम कितना है, मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचने वाला। तो क्वेश्चन हो गया कि ये ऐसे जाएगा, फिक्स हो गया है, और ये रुका हुआ है, तो इसके और इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम टाइम क्या होगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा। अब ये कितना आसान हो गया है यार, अगर ये 10 और 10 है तो रिजल्टेंट पक्का 45 डिग्री पे होगा, और अगर ये 100 है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 100 cos 45, और ये 100 sin 45। मिनिमम डिस्टेंस हो गया 100 sin 45, यानी कि 1/√2। आंसर हो गया 50√2। देख रहे हो कैसे तुरंत गेम हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, 100 cos 45, ये भी हो जाएगा 50√2। जा कितने से रहा है, 10√2 से। इस वेलोसिटी से जा रहा है और डिस्टेंस कितना है, 50√2, तो समय कितना लगेगा, 50√2 डिवाइडेड बाय 10√2। खपाच खपाच टकाक टकाक 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड इज द मिनिमम टाइम एंड 50√2 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ शिप ए एंड बी। मजा आया तो तगड़ा आग लगाना, और याद रखना इस चीज को, सर ने बोला एक के ऊपर बैठ के पलटी मार के दूसरे को दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखना, इसी के ऊपर एकदम धमाका मचाते हुए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये सारे ग्राफ के क्वेश्चन बीच में आ गए, कोई बात नहीं है। ये लो, ये क्वेश्चन देखो, फिर से एक और क्वेश्चन यही वाला करते हैं। पहले बोल रहा है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शंस। बच्चे पढ़ के इतना लंबा क्वेश्चन देख के फंसते हैं यार, लेकिन तुम उड़ाओगे 30 सेकेंड में। सारा कुछ सीखना है। ट्रेन ए, ये रहा ट्रेन ए, ट्रेन बी आर रनिंग इन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी। बहुत मजा आया। अब क्या बोल रहा है देखो, विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ये 36 से जा रहा है, ये जा रहा है 72 से। बहुत बढ़िया, ओके यूनिट लिख लेंगे, रेस्पेक्टिवली सेम है। अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन विद अ स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है पर्सन पी है जो जा रहा है अपोजिट कितने से, 1.8 किलोमीटर पर आवर। सब किलोमीटर में है इसलिए सेम रखा। बोल रहा है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, याद रखना है, बाद में मुझे कन्वर्ट करना है, ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी। बी से ऑब्जर्व करना है, बी को रोको तुरंत से, बी को रोका, बी को पलटी मार के इधर दे दो, बी का जो स्पीड है उसको पलटी मार के इधर दो, तो ये 72 प्लस 36, बोलो। हाँ सर, दोनों को ऐड करो, 6 2 8 7 3 10 108 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी। बी में बैठे हुए आदमी को इस पर्सन का स्पीड क्या दिखेगा, तो बी को पहले रोका, रोक के इसको पलटी मार के इसे वेलोसिटी दिया, जो कि अभी सिखाया था। हाँ, अब क्या हो गया एक क्वेश्चन कि ये रुक चुका है, इसे दिख रहा है कि ट्रेन जा रही है इधर 108 किलोमीटर से, बंदा जा रहा है इधर 1.8 से, तो इसे क्या दिखेगा फाइनली, 108 माइनस 1.8। अरे यही दिखेगा, 108 माइनस 1.8। हाँ सर, अरे बोलो बोलो बोलो, 108 माइनस 1.8। अरे लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी करो। अरे तो 18 का मल्टीप्लाई, हाँ 18 का मल्टीप्लाई है यहाँ पे। 18 से कितने टाइम में जाएगा यार ये, 18 से देखो, 18 2 जा, 18 4 जा, 18 8 जा, नहीं 18 6 जा, 18 6 जा, 18 6 जा, तो ये कैंसिल आउट हो गया यार 10। 18 कॉमन ले लो, 18 कॉमन ले लो, ये हो गया 18 6 जा, यहाँ पे हो गया -1/10, तो 0.1 लिख दो, इंटू 5/18। अरे कैलकुलेशन भी समझाऊं क्या, बोलो बच्चे,
नहीं सर 18 कॉमन लिया, ऐसे कैसे नहीं आ गया, खपाच खपाच 6 में से 0.1 गया, कितना बचा बचवे 5.9 इंटू 5, 9 5 जा 45 का 5 4 5 5 जा 25 4 29.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो मजा आया बचवा लोग क्या? कैसे तुम सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा रहे हो? अगर तगड़ा वाला मजा आ रहा है और सीखते जा रहे हो तो आग दिल विल प्यार व्यार सब बरसनी चाहिए भाई लोग। और याद रखना है मेहनत खूंखार बन के करना है और रिजल्ट जब आए तो खुश होकर एंजॉय करना है, ठीक है ना? चलिए सर, तो ये भी चीज हो गया है बच्चों। अब अगला चीज क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से देखो एक और वैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर। देख रहे हो ना, लगातार करंट ईयर में आ रहा है, पुराना बहुत पुराना क्वेश्चन में नहीं लेता। देख रहे हो ना सारा 20 21 19 यही क्वेश्चंस करा रहा हूं और ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसलिए, और बहुत रिसर्च करने के बाद सारे क्वेश्चंस ला रहा हूं, ठीक है ना बेटे? तो पक्का एकदम मैं जितना करा रहा हूं उसका डबल करना है आज, कसम खा लिए हो क्या? तो कमेंट करके भी बताना यस सर हम करते भी हैं, राइट? डबल क्वेश्चन करना है और उसका आधा समझ ही गए हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलो बच्चा लोग, तो ये ट्रेन वाला है क्वेश्चन सर, इसको होमवर्क करेंगे, ठीक है ना? ये होमवर्क क्वेश्चन अगर फोड़ देना तो बोलना सर हम फोड़ रहे हैं फिजिक्स और हम 100 मार्क्स लाएंगे, और एकदम ठान लो कि तुम ला सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तो 1-2 लेक्चर हुआ है, 3-4 होने दो, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहां पहुंचाऊंगा ना कि तुम बोलोगे, राइट बेटा? लेकिन तुम्हें और मुझे मिलना होगा यार, ये मिलन जरूरी है भाई, मिलन होगा तभी तो होगा, तभी संग्राम मचेगा, समझ रहे हो ना? तो तैयार हो जाए एकदम, और फिजिक्स में एकदम फोड़ने के लिए, तगड़ा वाला फोड़ने के लिए। चलो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन एक लेंगे, फोड़ के कमेंट करना फोड़ दिया सर। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स मिलते ही मैं हमेशा बोलता था तुम्हें कि वेक्टर यूज करो, क्वेश्चन को पढ़ना और देखना। बोल रहा हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से एक हेलीकॉप्टर चलना शुरू कर दिया, यहां पे बना दो एक हेलीकॉप्टर। सर ये रॉकेट बना दिया आपने, कोई बात नहीं है, रेस्ट से चल रहा है बच्चे, ठीक है। ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। देखो बोला है कि ऊपर जा रहा है जी से, तो आधे लोग सोचने लगेंगे बैठ के, क्वेश्चन वाला जो बोला है वही करना है। बोला है जी से ऊपर जा रहा है तब तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, इसका एक्सेलरेशन जी है फाइनल। फिर धरती माता लगा रही है, सब सेट वेट करके दे दिया इसने, ऐसा किया इसने। ओके सर। बोल रहा फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ h। अब देखो ये जब h हाइट तक, ये मान लो यहां से चल चल के h हाइट तक पहुंच गया, h हाइट तक पहुंच गया, मान लो पहुंच गया h हाइट तक, चलना शुरू हुआ था यहां से। तब ये क्या कर रहा है, एक फूड पैकेट जो है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है यहां से। अब पहला क्वेश्चन होता है अगर ये फूड पैकेट को रिलीज करेगा तो ये किधर जाएगा? पॉज करके आंसर बताओ पहले, ये अगर ये फूड पैकेट को रिलीज करेगा तो किधर जाएगा? पहले ये तुरंत से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी से पॉज करो। ये किसी h हाइट पे पहुंचने के बाद फूड पैकेट को रिलीज किया तो किधर जाएगा? तो आंसर है ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज रिलीज होता है, किसी भी मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज रिलीज होता है तो उसे उसका वेलोसिटी मिलता है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, क्या मिलता है? वेलोसिटी। क्योंकि एक्सेलरेशन, जैसे कि तुम बस में बैठे हो, डीटीसी मान लो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ना, बीटीसी मान लो, बिहार ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बैठे हो, बचवे हो तुम लोग, यस। तो बैठे हो तो तुम क्या करोगे? तुम देखे हो जनरली बस पूरा रुकता नहीं है और लोग ऐसे उछलने लगते हैं, तो लोग बचपन में तुम्हें बोला करते थे लोग, अरे पीछे मुड़ के मत उतरो गिरोगे। लेकिन ट्रेन जा रही है इधर और तुम पीछे मुड़ गए तो क्या होता था? ऐसे होता लगता तो होता ना। और ऐसे तुम क्या करते हो, ऐसे पकड़ लेते हो और ऐसे उछलते हुए निकलते हो, है ना, थोड़ा ऐसे पैर रखते हो और 1-2 बार आगे चलते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि वो इनर्शिया तुम्हें दिया था, वो जिस स्पीड में तुम्हारा है ना बस ट्रेन जो भी, वही स्पीड तुम्हें मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है, मतलब तुम्हें वेलोसिटी मिलता है, मूविंग बॉडी का वेलोसिटी मिलता है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता।
एक्सेलरेशन तो उस बस ट्रेन के इंजन के लिए है यार, उसके अंदर जो मशीनरी है, उसके अंदर जो इंजन बना रखा है, एक्सेलरेशन है, ये है, उसके चलते मिल रहा था उसे एक्सेलरेशन। क्या वो तुम्हारे पीठ पे लगा के उछल गए हो क्या? नहीं 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 सर, अरे भाई साहब ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मूविंग बॉडी का ड्यू टू इनर्शिया तुम्हें वेलोसिटी मिलता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। इसीलिए मूविंग बॉडी से अगर कोई चीज ड्रॉप होगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था ड्यू टू इनर्शिया। तो ड्रॉप्ड पैकेट नीचे जाएगा या ऊपर? तो ऊपर जाएगा। लेकिन अब ये इससे आगे निकल गया तो अब धरती माता नीचे एक्शन में आ जाएगी। अच्छा, इस टाइम पे जो इसका वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी से मिलेगा, और इससे अब इसको कोई मतलब नहीं रहेगा जी धरती माता नीचे। तो अब ये वेलोसिटी धीरे 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 जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो अब ये दोबारा से रुकेगा यहां पे और फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा और टकराएगा। खुपाच आया मजा जीवन का। यस सर, ये क्वेश्चन पता है मैं तुम्हें 2017 में कराया था। मैं बोला था बच्चों को एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर जाते हुए पैकेट से गिरा है। मैंने ये फ्रेम किया था क्वेश्चन। तो बच्चे सोच रहे थे कि सर ऊपर जाते हुए थोड़ी होता है, हॉरिजॉन्टल में जा जाके पैकेट गिरता है। बोला अरे यार क्वेश्चन है, फिजिक्स है, कुछ भी हो सकता है। और जब मुझे ये क्वेश्चन दिखा ना, ये 2020 में, मैं बोला अरे यार टीचर्स या बहुत ज्यादा तुम इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो चीजें दिमाग में आने लगती है। जब मैं 2017 में बताया था ना बच्चों को, 2015 में जेई के बच्चों को, तो मुझे एकदम ऐसे ही मैं कुछ भी फ्रेम कर देता हूँ। अभी ना स्मार्ट बोर्ड पे यार, पहले तो चौक में पढ़ाने वाले अपन टीचर हैं, 8-8 लेक्चर, 8-8 क्लास एक दिन में, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन अपने मन से बनाते रहते थे वहां, तो है ना। तो ऐसे एक दिन बना दिया मैंने ये क्वेश्चन, चल हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, बता क्या होगा। तो बच्चा लोग बोला सर ये हॉरिजॉन्टल में हेलीकॉप्टर जाके गिराता है। बोला अरे यार कैसे भी मान लेना, क्या दिक्कत है, फिजिक्स ही तो है। और देख क्वेश्चन आ गया बन के। तो जब कोई टीचर तुम्हें कोई चीज बोल रहा होता है ना, उसका इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो ना बेटा। तुम्हें करना है और तुम्हें फोड़ना है, ठीक है। यस सर। तो अब कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। अब एक और बेहतरीन चीज, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, ये दूरी निकालेंगे, फिर ये दूरी निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे, समय लगाएंगे। समझ रहे हो ना बेटा। लेकिन तुम्हें अगर मैं बोलूं कि एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कैसा मजा है। एक सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा यदि तुम वेक्टर फॉर्म यूज करते हो। एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में यूज करो, और एस इस जगह डिस्प्लेसमेंट यूज करो। जब भी वेक्टर फॉर्म यूज करो तो साइन कन्वेंशन का पूरा यूज करो। तो ये जो टी होता है ये ऑलवेज टोटल टाइम बताता है। इसमें इतना पावर है, इसके पावर को तुमने पहचाना ही नहीं आज तक। इसमें इतना पावर है कि ये डायरेक्ट यहां से यहां तक का टाइम बता देगा यदि तुम रियल में वेक्टर का सही यूज किए हो तो। देखो कैसे, तुम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, धरती माता नीचे लग रही है, जब ये पार्टिकल को यहां से रिलीज किया तो ये ऊपर जा रहा था। हाँ सर, तो ये v पॉजिटिव है इस बार। हाँ सर, और ये जो डिस्टेंस ये कवर किया है ये वाला, ये ऊपर जाके वेलोसिटी 0 फिर नीचे, ये किस डायरेक्शन में कवर किया, नीचे के डायरेक्शन में। नीचे का डायरेक्शन को क्या बोलते हो, निगेटिव। तो एस वेक्टर इस बार क्या होगा, माइनस एच इज इक्वल टू यू वेक्टर। यू वेक्टर क्या है, एच हाइट चलने के बाद का वेलोसिटी। यदि ये इस टाइम पे तो ये जी एक्सेलरेशन से चल रहा था, तो इस टाइम पे जो ये जो हेलीकॉप्टर है इसका वेलोसिटी जितना होगा उतना ही फुट पैकेट का होगा। हाँ सर, तो क्या होगा ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू तो 0 था ना यार, तो 2as, तो ये हो जाएगा √2gh, क्योंकि s हो गया h, g से जा रहा है, यानी कि इसका h हाइट के बाद हेलीकॉप्टर का स्पीड है √2gh, तो इसका भी होगा √2gh, ऊपर होगा इसीलिए पॉजिटिव होगा। हाँ सर, इनटू टी। अब काम तुम फूड पैकेट के लिए कर रहे हो, तो फूड पैकेट का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है, इसीलिए लिखोगे -12 g इंटू टी स्क्वायर। यहां से क्वाड्रेटिक बना, इस टी को सॉल्व करो और एंजॉय करो बच्चा। एक क्वाड्रेटिक और हाथ में तेरा आंसर। बोला था ना एक सिंगल लाइन लिखेंगे और आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है हमें,
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और आंसर निकालना और इसमें से मुझे बता देना कि कौन सा आंसर था, और अगर निकाले हो तो बोलना सर तगड़ा वाला दिल खुश हुआ था। एक लाइन में आंसर, कॉन्सेप्ट, सब कुछ सीख के। तो ये चीज ग्रास्प करना है और एंजॉय करना है कॉन्सेप्ट को बचवा लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यस सर, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा फिर से आएगा, क्योंकि ऐसा 3-4 बार आया हुआ, अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ। बोल रहा पार्टिकल मूव सच दैट इज पोजीशन वेक्टर rt is cos omega t plus sin omega t j cap, where omega is the constant, t is the time, then which of the following statement is true? अब देखो, जब भी कभी ऐसा कुछ लिखा रहे cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी, से दोस्ती करो और आगे निकलो। देखो कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें पता है कि ये कोई एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ पार्टिकल के बारे में बोलता है। देखो कोई पार्टिकल यहां से चल रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, t इज इक्वल टू 0 में, तो t इज इक्वल टू टी पे वो कितना एंगल कवर कर लेगा बताओ? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा था। ये कोई रेडियस वेक्टर है r, तो इसका कंपोनेंट लो, तो क्या लिखोगे? इधर cos, तो ये हो जाएगा r cos ओमेगा टी, इधर है तो i कैप लिख लो, ऊपर वाला है तो r sin ओमेगा टी लिख लो इंटू जे कैप। ये SHM में प्रोजेक्शन वगैरह तुम देखे हो, तो जब भी कभी इस तरीके का टर्म मिले तुम समझ लो कि ये कहीं ना कहीं सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन की बात कर, गेटिंग? एकदम याद रखना है। अब इस बार इसने आर आर तो लिखा नहीं, तो इसका मतलब आर का मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ सर, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी, हाँ आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये तो पक्का कंफर्म हो चुका है कि ये क्वेश्चन पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो 1 यूनिट के रेडियस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ पार्टिकल है। बोला ओमेगा कांस्टेंट है, टी टाइम है, then which of the following statement is true for velocity and acceleration? तुम्हें पता है ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो इसके पास जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इधर होगा। हाँ सर, एक्सेलरेशन जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। हाँ सर, अब क्वेश्चन को देखो, तुमने देख लिया है कि रेडियस इधर है, वेलोसिटी इधर है ना, और एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है। तो अब देखो वेलोसिटी, रेडियस, एक्सेलरेशन, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर सब पता चल गया। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो। बोल रहा है v एंड a बोथ आर पैरेलल टू r। अरे पगला गए हो का? v इधर है, a इधर है, परपेंडिकुलर है, तो ये ना हो ही है भैया। v इज परपेंडिकुलर टू r, सही है, एंड a इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑरिजिन, गलत है। ए अवे फ्रॉम नहीं है, ये टुवर्ड्स द ऑरिजिन है। हाँ, तो ये भी गलत हो गया भैया। बोलो बचवा लोग, फोड़ दिए हो का? बी एंड ए वेक्टर लिखो, बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, एकदम सही बोला है क्या? वी एंड ए गलत बोल दिया सर। वी और ए दोनों आर पे परपेंडिकुलर नहीं है, आर वेक्टर पे तो ए जो है वो एंटी पैरेलल है, आर और ए तो एंटी पैरेलल है सर। गलत बोल दिया बचवा लोग। V इज परपेंडिकुलर टू आर एंड A इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन, एकदम सही। V इज परपेंडिकुलर टू R and A is directed towards the origin. V is perpendicular to R, A is directed towards the origin। यदि एकदम सेट हो गया दिमाग में तो समझ ही गए हो। अगला वाला लाइन देखते हैं बचवा लोग, क्या है? स्टीमर वाला। मैं बोलता हूं ना, वेक्टर बहुत ही आसान चीज है। अब एक चीज बताओ, तुम, मैं बोलूं कि तुम मुझे इधर इधर कर रहे हो, तुम इधर कर रहे हो, तुम मुझे इधर खींच रहे हो, मैं बोलूं कि तुम मुझे इधर खींच रहे हो, और मैं जा इधर रहा हूं, मैं जा इधर रहा हूं लेकिन तुम इधर खींच रहे हो। इसका मतलब तुम इधर खींच रहे हो और मैं जा इधर रहा हूं। ऐसा कब संभव होगा? कब संभव होगा? जब जितने से तुम इधर खींच रहे हो उतने से कोई इधर भी खींचे और कोई मेरा शर्ट पकड़ के इधर खींचने लगे, तभी तो मैं ऐसे 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 तेरी तरफ जाऊंगा। इसका मतलब क्या कि अगर एक आदमी मुझे इधर खींच रहा है, सुनना ध्यान से सुनना, तो उसको पक्का कैंसिल होना चाहिए, तभी मैं इधर जा सकता हूं, अगर मैं सीधा जा ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी मुझे इधर खींच रहा है तो मैं सीधा जा ही नहीं सकता जब तक कि मुझे इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। हो गया वेक्टर यार, हो गया स्विमर प्रॉब्लम खत्म। देखो बोल रहा है क्या? अ स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है।
A swimmer can swim at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। What should be the direction of the swimmer with respect to the flow? फ्लो के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए? टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अब ये स्विमर सीधा पहुंचना चाह रहा है, यहां से चला यहां पहुंचना चाह रहा है। ये कब संभव है? जब कोई इस वेक्टर को कैंसिल करने वाला होना चाहिए। अब स्विमर को इधर भी जाना है और इसे कैंसिल भी करना है, यानी कि इसे किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। हाँ सर, तो मान लो ये इधर थीटा एंगल पे गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और ये है रिवर का डिस्टेंस। तो यही तो हो गया ना यार, कि कोई भी आदमी को सीधा जाना है वो तब सीधा जाएगा जब वो इधर जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर वीएस कॉस थीटा, हाँ सर, और एक इधर कितना वीएस साइन थीटा। ये वीएस साइन थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। ये वीएस का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे? 4। तो लिखो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 2 2 जा 4, 1/2, यानी कि हो गया कितना? 30 डिग्री। तो ये हो गया कितना? 30 डिग्री भैया। ये 30 डिग्री पे जा रहा है। इसने पूछा यहां से बताओ, तो ये 90 और ये 30, तो कितना हो गया? 120 डिग्री। बता, इस क्वेश्चन में कोई जान है क्या यार? स्विमर प्रॉब्लम से तुम परेशान होते रहते हो। अरे अगर वो सीधा जाना चाहता है तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो पक्का इधर कोई होना चाहिए जो उसको कैंसिल आउट करे। खत्म कहानी। बोलो पक्का? तो बच्चे लोग, काइनेमेटिक्स के ऊपर यहां से मैं कुछ और बेहतरीन अच्छे मजेदार क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लाया हूं, जो कि मैं तुम्हें और भी दूंगा। यहां पे इन सारे क्वेश्चंस को, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आज तुम्हारे लिए सही टाइम पे लेक्चर भेजने के लिए कर रहा हूं, कि ये सारे क्वेश्चंस मैं दोबारा से करवाऊंगा तुम लोगों को, और न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेहतरीन एक क्वेश्चन दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को टैकल करना है वीडियोस ले लेके। मैं थोड़ा वहां से शुरू करता हूं। आज मैं लेक्चर टाइम के लिए अभी भेज रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये दोनों भरपाई करूंगा। न्यूटन्स लॉ का एक बड़ा सा लेक्चर दूंगा, और इसे भी, और इसमें इतने सारे अच्छे चीज मैं तुम्हारे लिए लाया हूं कि खुश हो जाओगे। तो मैं ये भरपाई करूंगा। 1 से 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारे लिए 2 एक्स्ट्रा लेक्चर पुश करूंगा। एक काइनेमेटिक्स का बेहतरीन सा लेक्चर इन सारे क्वेश्चंस के साथ, और न्यूटन्स लॉ का तगड़ा, जिससे तुम्हारा टाइम भी एकदम मस्त हो जाएगा। और यदि ये सारा कुछ पूरा एंजॉय, ये सब क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि 1-1 मिनट में मजा दिला देंगे अपन। एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 4-4 मेथड से, और ये सारा कुछ तो ये सब करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी आज के लिए सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप लोग आज एंजॉय कीजिएगा। काइनेमेटिक्स में एक एनर्जी मिल गया है 1D में आप लोगों को, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन में और रिलेटिव में, सारा कुछ इसके ऊपर का एक सेशन, और न्यूटन्स लॉ का सेशन आपको अपन देंगे। तबीयत खराब होने के चलते माफी आप लोगों को। प्यार इतना दिखाने के लिए हमारे तरफ से भी बहुत सारा प्यार आप लोगों को। मिलेंगे नए लेक्चर में बहुत ही जल्दी, एकदम पूरा जान लगा के एग्रेशन के साथ, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाने में आ रहा है मजा, क्योंकि आप लोगों ने दिया है पूरा फुल टू मजा कमेंट कर करके। तो दिल विल प्यार व्यार बरसाते रहिए, और आप लोगों के का सारा कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चंस जितना मैं कराता हूं और जितना मैंने होमवर्क दिया है उसका डबल आपको करना है। सारी भरपाई करेंगे। अभी तो 1-2 लेक्चर हुआ है, 45-40 क्वेश्चन 1-1 घंटे में करना सिखा दूंगा। 2-4 लेक्चर तो आने दीजिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और एनर्जी के साथ। याद रखना, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो जितना आज पढ़ रहे हो उससे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के कमेंट करके बताना। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग।